हो गई? चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक क्लास में। तो आप लोगों की चल रही थी क्लास हमारी एब्जॉर्प्शन की, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें से आज हम लोगों को देखना है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज हमें देखना है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता है स्पॉन्टेनियस कि बस हो गया, ठीक है ना। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन ऐसा स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ये बकायदा मतलब एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो ही गया, इसमें एनर्जी यूज हो रही है, इसमें प्लांट को अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ती है किसी मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इट इज नॉट एब्जॉर्ब स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसमें एनर्जी यूज होती है, यूज द एनर्जी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ये जो पॉइंट है, जो आप एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आप शुरू करेंगे तो उससे पहले आपके लिखने जरूरी है, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट यूज्ड एनर्जी, ठीक है, एंड इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। चलिए, अनइक्वल आयन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। इसको लेकर कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि अपनी पैसिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन में थी, ठीक है, कैटायन आयन एक्सचेंज, डोनर इक्विलिब्रियम, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, ये एक बात बताओ, जो अपन ने अभी तक पढ़ा था उसमें डाउट है किसी को? पैसिव एब्जॉर्प्शन और ये सब अपन ने पढ़े थे, उसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक बच्चों? किसी को डाउट आया हो, घर जाके आप लोगों ने पढ़ा हो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, उसकी किसी थ्योरी में आपको डाउट आया हो तो पूछ लेना। चलिए, जब तक आप बता दो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन ऐसे ही इसके भी कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से कोई भी थ्योरी पूर्ण तरह एक्सेप्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ यार ये फलाना थ्योरी है, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट माना गया है, या ये थ्योरी है इसको पूरी तरह एक्सेप्ट माना गया, तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले है थ्रू हाइड्रोफिलिक पोर। दो है, दोनों ही सेम है। ये वाली ये तो दी है डैनियल ने, ठीक है। एक है हमारे ब्रिजिंग प्रोटीन्स, एक थ्योरी है आपको ब्रिजिंग, ब्रिजिंग यानी कि ब्रिज की तरह, तो ब्रिजिंग प्रोटीन्स ये दी अपनी सिंगर ने, ठीक है। इसके साइंटिस्ट कौन थे? सिंगर, गाने वाले सिंगर नहीं है, नाम है इनका सिंगर निकोल, जैसे होता है ऐसे। तो ये सिंगर, दोनों ही लगभग सेम है। हाइड्रोफिलिक पोर्स क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक पोर्स कहते हैं, जैसे कि अपन को पता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मैंने आपसे बात करी थी जो हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन में बात करी है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था डेनियल का, कि लिपिड बाइलेयर जो स्ट्रक्चर होती है, जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या है इसमें? पोर्स हैं अकॉर्डिंग टू हिम। जो हमारी जो पोर्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक पोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपने चैनल गेट्स की बात करी थी, वहां पे मैंने आपसे बात क्या किया था पैसिव एब्जॉर्प्शन में। चैनल गेट्स होते हैं, चैनल गेट्स क्या होते हैं? ओपन और क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। और वो पोर्स होते हैं, तो वही सेम पोर्स की बात कर रहा है कि उनमें से क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई एनर्जी की बात नहीं करी थी कि अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कोई मेटाबॉलिक एनर्जी की इन्होंने बात नहीं करी थी। तो इसीलिए ये थ्योरी भी क्या थी? एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक। ब्रिजिंग प्रोटीन सिंगर ने बात करी, उन्होंने क्या कहा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, आपको पता है दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो प्लाज्मा लेयर पर क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर होते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो किन से घिरे हुए रहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन से होते हैं, इस तरह से प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो बेसिकली इन्होंने कहा था जो आयंस है वो पहले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़ते हैं, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इन आयंस को इंट्रिंसिक प्रोटीन को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया जो आयंस हैं वो आयंस पहले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़ते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़ने के बाद ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को कहा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पर ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर वहां से ये क्या हो जाता है? अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे, ये कुछ बात थी जो उन्होंने बताया था कि इस तरह से काम हो सकता है, यानी इस तरह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन ये नहीं पूरी तरह मान्य, ये भी नहीं था। तो यानी कि दोनों ही थ्योरी जो बताई गई थी दोनों ही मान्य नहीं थी, क्योंकि दोनों में कहीं एनर्जी की बात नहीं करी थी, कहीं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने की बात इन्होंने नहीं करी थी।
तीसरी है कैरियर मीडिएटेड। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है ये फिर भी कैरियर कॉन्सेप्ट, ये फिर भी मान्य है, इसको फिर भी माना गया है। कैरियर कॉन्सेप्ट किसने दी है? ये वान डी हॉनेट ने ये दी थी। इसके बारे में मैं आप लोगों से उस दिन भी बात कर चुकी थी जब हम लोगों ने पैसिव एब्जॉर्प्शन की परसों बात करी थी। बेसिकली क्या होता है, इन्होंने भी, हम लोगों ने इसकी कैरियर में भी बात करी है, हमने इसकी बात वहां पे भी करी है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, लेकिन वहां बात करी थी हमने अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और वहां हम लोगों ने एटीपी की बात नहीं करी थी। ठीक है, यहाँ एटीपी की बात करते हैं। बेसिकली इन्होंने कहा था इस तरह से क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं, ये कैरियर्स है, ठीक है, कैरियर्स हैं। ये कैरियर्स किससे बाइंड होते हैं? ये कैरियर्स आयन से बाइंड होते हैं, जैसे K प्लस, Na प्लस। तो ये कैरियर्स किससे बाइंड होंगे? ये कैरियर्स आयन से बाइंड होते हैं। तो आयन से कैसे बाइंड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द एडीपी। तो कैरियर्स विद द हेल्प ऑफ द एटीपी, एटीपी की हेल्प से क्या करेंगे, ये बाइंड होते हैं। और इसके जो आयंस होते हैं, ये जो कैरियर होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों? इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, शुरू में ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। और विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोकाइनेज, फॉस्फोकाइनेज और फॉस्फेटेज आपको याद है ना? सबको याद है फॉस्फोकाइनेज और फॉस्फेटेज, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ लिख दूं? चलो वहां तो दिख नहीं रहा है शायद, कौन है? फॉस्फोकाइनेज। तो ये क्या हो जाएगा, जो कैरियर था ये कैसा हो गया? एक्टिव कैरियर। इसमें क्या हो गया? फॉस्फेट का ट्रांसफर हो गया, फॉस्फोकाइनेज और फॉस्फेटेज प्लस एटीपी, वो सॉरी एडीपी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये जो एक्टिव कैरियर है, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई इसमें, जैसे मान लो ये रहा, एटीपी से एडीपी में चेंज हो गया, अब ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये एक्टिव कैरियर क्या करेगा? आयन से बाइंड करेगा, आयन से बाइंड करके क्या बना लेगा? एक्टिव कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बना लेगा? एक्टिव कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ये जो एक्टिव कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स है, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर क्या करेगा? आयन को रिमूव करेगा, और क्या रह जाएगा? कैरियर रह जाएगा, जिसे हम एक्टिव कैरियर कह रहे हैं। और यही कैरियर, या तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज इसको करेगा, रिमूव करेगा, जिससे आयन रिमूव हो जाएगा और कैरियर कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। या आप इसको अलग स्टेप भी बना सकते हैं कि आयन रिमूव हो गया, आयन के रिमूव होने के बाद कैरियर कैसा रह गया? इनएक्टिव रह गया। तो आप इसे किसी तरह से दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक्टिव कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, फॉस्फेटेज हुआ और आयन रिमूव हो गया, कैरियर कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। अब आप इसको यहीं पे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, तो ये क्या था? एटीपी का हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये कैरियर चार्ज हो गया, चार्ज होने की वजह से एक्टिव हो गया, इसने एक चार्ज आयन यहाँ से उठाया, आयन उठाने के बाद ये इसमें अंदर चला गया। ठीक है, और यहाँ इसने क्या किया? यहाँ इसने आयन को रिमूव कर दिया, और खुद कैसा हो गया? ये इनएक्टिव। तो ये इस तरीके से कैरियर कॉन्सेप्ट काम करता है, जो किसने दिया है? वान डी हॉनेट ने दिया है, और कहीं हद तक ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की भी अपनी कुछ दो तीन चीजें होती है, जैसे कि एक तो हमने पढ़ लिया कि ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसके बाद इन लोग इसने बताया सैचुरेशन इफेक्ट, ये तो इस तरह से काम करता है। दूसरा जो इन्होंने बताया, सैचुरेशन इफेक्ट और स्पेसिफिसिटी। ठीक है, सैचुरेशन इफेक्ट और स्पेसिफिसिटी।
तो सैचुरेशन इफेक्ट और स्पेसिफिसिटी क्या होती है? सैचुरेशन इफेक्ट ये देखा गया जब साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि किसी मीडियम में जब हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं या मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो उसी सिचुएशन में, उस टेंडेंसी में कुछ हद तक तो सॉल्ट का अपटेक बढ़ता है, कुछ हद तक सॉल्ट का अपटेक बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद सॉल्ट का अपटेक रुक जाता है। और इसके लिए उन्होंने क्या बोला था, ये ऐसा क्यों होता है? ये उन्होंने बोला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही सारे आयंस, भाई हमने बोला सॉल्ट का अपटेक होता है तो कब तक होता है? जब तक कि उसका अपने सारे आयंस जो है वो उसमें एक्सेप्टेबल ना हो जाए, यानी कि सारे आयंस आ ना जाए। तो एक टाइम के बाद जैसे ही सारे आयन, सारे कैरियर्स जैसे ही सेचुरेटेड हो गए, जो आयंस को ला सकते थे, जब वो सारे कैरियर सेचुरेटेड हो जाते हैं, देन उसके बाद सॉल्ट का अपटेक क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इसलिए हमने कहा सेचुरेशन इफेक्ट आ जाता है, यानी कि जैसे ही सारे की सारे कैरियर सेचुरेट हो गए तो उसमें आयन का अपटेक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये होता है सेचुरेशन इफेक्ट। तीसरा है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या है बच्चों? स्पेसिफिसिटी होता है जैसे कि हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि हर कैरियर हर चार्ज को ले जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है हर कैरियर हर चार्ज को ले जाएगा। हर कैरियर का अपना एक अलग चार्ज होता है। जैसे मान लो पोटेशियम के प्लस और रुबिडियम साथ जाएंगे, ठीक है, सी ए प्लस और एन ए प्लस साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? स्पेसिफिसिटी है, यानी कि पर्टिकुलर कैरियर पर्टिकुलर आयन को ही लेकर जाएगा, हर कैरियर हर आयन को लेकर नहीं जाएगा। तो ये क्या होती है उसकी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इसके साथ साथ एक होता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या चीज है? सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या चीज है? जैसे मान लो ये है कैरियर, अब ये एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है के प्लस को, तो उसके साथ साथ में एक दूसरा मान लो कोई और चार्ज, जैसे एन माइनस या एन टू माइनस या ओ टू माइनस, कोई भी ऐसा चार्ज है, तो उसको अगर अपने साथ में, यानी कि एक ही दिशा में जब चार्ज का, या पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, अगर एक ही दिशा में दोनों चार्ज का प्रोटीन का साथ में हो रहा है, एक साथ दो आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ही कैरियर से और एक ही दिशा में हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिम्पोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सिम्पोर्ट। एक चार्ज हो सकता है और अपोजिट चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि एक जा रहा है और एक आ रहा है उसी कैरियर के द्वारा, तो ये हो जाता है एंटीपोर्ट, ठीक है। अगर कैरियर द्वारा आयन का ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। अगर वही कैरियर आयंस को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, एक को ला रहा है एक को जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम एंटीपोर्ट। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? चलिए, ठीक है। इस कैरियर को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए साइंटिस्ट द्वारा। जैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक आयन एक्सचेंज किया था, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखें तो बुक अपनी देख सकते हैं। लिगेट और एप्स्टीन, लिगेट और एप्स्टीन दो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था? इन्होंने बेसिकली दो मीडियम लिए, K2SO4 और Ca2SO4, ठीक है। ये दो उन्होंने सॉल्यूशन लिए जिसमें से एक सल्फर, दोनों सॉल्यूशन में से दोनों जो इन्होंने लिए हैं चार्ज, या दोनों जो मीडियम्स लिए हैं उनमें से एक मीडियम में क्या किया उन्होंने? सल्फर को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, यानी कि उसको लेबल्ड कर दिया, उसको क्या कर दिया? लेबल्ड कर दिया। और जब दोनों को उन्होंने देखा, दोनों को उन्होंने ट्रांसफर किया, तब उन्होंने देखा था आयन एक्सचेंज, जो हम बात करते हैं आइसोटॉपिक एक्सचेंज के बारे में उन्होंने देखा था। तो वो इतना क्लियर नहीं है, आप उसको इतनी ज्यादा वो ना दें, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट द्वारा किए गए थे फॉर द कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी। क्लियर सबको? चलो, इसके बाद है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। क्या है? साइटोक्रोम पंप थ्योरी।
किसने दी है? ल्यूडेगर्ड एंड बर्नस्टोम ने ये थ्योरी दी है। साइटोक्रोम पंप थ्योरी क्या है, क्या समझाती है? बेसिकली साइटोक्रोम पंप थ्योरी ये समझाती है साइटोक्रोम क्या है, Fe+2, Fe+2 से Fe+3 यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या समझाती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेसिकली इन साइंटिस्ट का कहना क्या था? इन साइंटिस्ट का ये कहना था कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, रूट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या जो आयन अपटेक के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सरफेस जो होती है, उस पर ऑक्सीजन ग्रेडियंट मेंटेन होता है ड्यू टू द ऑक्सीजन ट्रांसफर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमने एक बात करी थी आपसे, सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन, वो चीज भी ये इन्होंने यहाँ पर प्रूफ करी थी साइटोक्रोम पंप थ्योरी में। किसने? ल्यूडेगर्ड और बर्नस्टोम ने। इन्होंने क्या बोला था कि जैसे ही रेस्पिरेशन बढ़ता है सॉल्ट अपटेक भी बढ़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। तो इसको लेकर इन्होंने ये क्या बोला था? इसको लेकर इन्होंने ये बोला था कि जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। ऑक्सीजन ग्रेडियंट मतलब ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है, और उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड टू इनसाइड ये कैसे चेंज होता था? Fe+2 Fe+3 में, ये इसमें, फिर दोबारा से Fe+2 Fe+3 में। तो इस तरह से ये चार्ज होते जाते हैं, और फाइनली Fe+3 अंदर जाके किसमें चेंज हो जाता है? Fe+2 में। यानी कि बाहर तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और अंदर क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे? H+ से O2 फाइंड करके एक बनाते हैं H2O, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। 2H+, जब ऑक्सीजन यहाँ पर फाइंड हुआ था O2, ठीक है, तो ये इसमें ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होता है, और ये जो होता है ये किसमें बदल जाता है? एक वाटर मॉलिक्यूल में ये चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, साइटोक्रोम पंप थ्योरी जो उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था ड्यू टू द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक ऑक्सीजन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की सरफेस पर ऑक्सीडेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर रिडक्शन होता है, और इसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही आयंस का क्या होता है? ट्रांसफर होता है इनर सरफेस पर, एंजाइम डिहाइड्रोजनेज की वजह से होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या हुआ? H+ आया कि नहीं आया? यानी कि अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से H+ O2 से बाइंड किया, H2O बना है, तो अंदर H+ चार्ज आया। तो इस H+ चार्ज को करने के लिए नेगेटिव चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा? अंदर जाएगा ना भाई। अंदर क्या है? H+ चार्ज हुआ है, H+ चार्ज है। H+ चार्ज को बाइंड करने के लिए, H+ चार्ज को मेंटेन करने के लिए बाहर से क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा? अंदर जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से एनायन का मूवमेंट अंदर की तरफ होता है। लेकिन क्या ये थ्योरी सही होगी फिर इस तरह से? क्या इस तरह से ये थ्योरी सही होगी? नहीं होगी। क्यों? क्या यहाँ हमने कहीं भी एनर्जी की बात करी? हमने ये तो सीधे सीधे जो अभी तक हम बात करते हुए आए थे, जो पैसिव में भी हमने बात करी थी, आपको याद है जब मैंने एक्सचेंज की बात करी थी? कौन सा एक्सचेंज? कार्बोक्सिलिक H2CO3 जो हमने पढ़ा था, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज, वहां पर भी तो हमने यही बात करी थी। करी थी नहीं करी थी? बस फर्क क्या था? वहाँ आयरन नहीं था, वहाँ क्या था? कार्बोनिक एसिड था, H2CO3 था। लेकिन बात तो हमारी सेम थी या नहीं थी? वही था। उन्होंने कहा कि H+ है, H+ के कंपैरिजन में चेंज होगा तो आयंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। वही चीज यहाँ कर रहा है कि अंदर H+ आयन है, तो H+ आयन को मेंटेन करने के लिए बाहर से क्या होगा? एनायन का मूवमेंट होगा। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट अबाउट द एनर्जी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? सब में, सभी सेल वॉल्स में क्या साइटोक्रोम पाया जाता है? कुछ एक प्लांट्स में साइटोक्रोम पाया जाएगा,
तो क्या साइटोक्रोम थ्योरी सभी प्लांट्स में एप्लीकेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि साइटोक्रोम सब में नहीं होता। तो दूसरा चेंज ये हो गया। तीसरा चेंज क्या होगा? तीसरा चेंज हम ये कहेंगे कि ये किसको बता रहा है? केवल एनायन के ट्रांसफर को बता रहा है, कि जबकि कैटायन भी रेस्पिरेशन में या कैटायन की वजह से भी रेस्पिरेशन होता है, सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन जो हमने बात कर रही है, तो ये किसका? केवल एनायन का ट्रांसफर बता रहा है। तो फिर कैटायन के ट्रांसफर के बारे में क्या होगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें साइटोक्रोम पंप थ्योरी से समझ में नहीं आई थी, इसलिए हमने कह दिया था कि साइटोक्रोम पंप थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, क्लियर सबको? साइटोक्रोम पंप थ्योरी में कोई डाउट किसी को बच्चों? सबको क्लियर है? यही होता है साइटोक्रोम पंप थ्योरी, यही है। आप देखें, आप पढ़ें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इट इज ओनली द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन which occur due to the oxygen gradient which maintained in the plasma membrane due to the difference in the oxygen concentration which occur by the respiration. क्लियर? चलिए अगला हम बात करते हैं लेसिथिन। लेसिथिन कंसेप्ट। अगला क्या है आपका? लेसिथिन कंसेप्ट। किसने दिया है? बेनेट क्लार्क ने। ठीक है, लेसिथिन कंसेप्ट। लेसिथिन कंसेप्ट क्या है? बेनेट क्लार्क ने दिया है। इनके अकॉर्डिंगली क्या है? एक फॉस्फेटाइड प्रोटीन, फॉस्फेटाइड प्रोटीन लेसिथिन, फॉस्फेटाइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लेसिथिन के द्वारा कैरियर्स का, या मैं कहूँ आयंस का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है ना? बेसिकली जो बात हमने कैरियर कॉन्सेप्ट में करी थी, वही बात लेसिथिन कॉन्सेप्ट में बेनेट क्लार्क ने करी है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा है? वहां तो हमने सभी कैरियर्स की बात करी थी कि सभी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने केवल किसकी? लेसिथिन की बात करी है, कि केवल लेसिथिन ही है जो आउटर सरफेस से इनर सरफेस में आयन का ट्रांसफर की करता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है? इसमें इन्होंने केवल लेसिथिन, वही बात है, वही चीज लेसिथिन, जैसे हमने कैरियर कंसेप्ट में बात करी थी कि एटीपी कैरियर को चार्ज करता है और उसके बाद आयन को अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वही चीज ये भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने केवल एक कैरियर को बाइंड कर दिया, दैट वाज द लेसिथिन। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। केवल एक कैरियर के द्वारा इतने सारे चार्जेस का, इतने सारे आयंस का ट्रांसफर कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो बेनेट क्लार्क का लेसिथिन कंसेप्ट भी क्लियर नहीं था पूरी तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद है, इसके बाद थ्योरी है आपकी एटीपेज पंप और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ठीक है मैम, रिजॉइन कर दो बच्चों क्लास।